जय हिंद दोस्तों। भारत के अंदर एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जो विदेशी ताकतों को परेशान कर रहा है, खास करके अमेरिका। और भारत में जो भारत का खुद का राज्य है मिजोरम, वो मिजोरम तो इसको ब्लैक डे तक घोषित कर चुका है। मिजोरम का कहना है कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो ये बिल हमारे लिए ब्लैक डे जैसा साबित होगा। साथ ही भारत के कुछ लोग इसका विरोध करने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि ऐसा अगर बिल है लाया जा रहा है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम सच्चाई पूरी जानेंगे कि आखिर इस बिल से हो क्या रहा है, आखिर क्यों मोदी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए सारी जद्दोजहद करने में लगी हुई है। जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, उस सीजेपी प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द खत्म करवाने में लगी हुई है, क्योंकि अगर ये सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता है तो ये बिल भी जल्द से जल्द लागू भी नहीं हो पाएगा। इसका जो अमेंडमेंट का बिल लाया गया है, इसमें सुधार करने की जो कोशिशें की जा रही है, वो सुधार नहीं हो पाएगा। क्यों इतना परेशान हो गई है पूरी दुनिया, क्यों इतना परेशान हो गया है पूरा भारत इस एक बिल को लागू कराने के लिए? क्योंकि अगर ये एक बिल लागू हो गया तो देश के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ जो समस्या है वो सोल्व हो जाएगी। तो क्या है ये बिल, पूरा हम जानते हैं, इसका इतिहास देखते हैं, इस बिल की शुरुआत कैसे होती है और आज इस बिल में कहां तक बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, शुरुआत होती है इस बिल की आजादी के समय से। भारत 1947 में आजाद होता है। जैसे ही भारत आजाद होता है, भारत के पास में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें आप देख सकते हो हमारे पास ना हॉस्पिटल था इलाज करवाने के लिए, ना ठीक से एजुकेशन थी, ना ही साइंटिफिक रिसर्च था, ना कोई अच्छा एनवायरनमेंट था, ना हमारे पास डिजास्टर से बचने के लिए कुछ चीजें थी, ना हमारे पास सोशल वेलफेयर था, और ना हमारे पास डेवलपमेंट करने के लिए कोई काम था, ना खाने की चीजें थी, ना ही कोई और दूसरी चीजें। भारत पूरी तरह से गरीब था उस समय पे। भारत के पास डेवलपमेंट करने के लिए कोई पैसे नहीं थे। उस समय पे बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिन्होंने ये सोचा कि भारत की हेल्प करने के लिए हम उनको पैसे देना स्टार्ट करें, जिसके लिए भारत के अंदर कई चैरिटी संस्थान बनने शुरू हुए, कई सारे एनजीओ बनना शुरू हुए, जिसके अंदर विदेशी फंड आना शुरू हुआ, विदेश से पैसे आने लगे। भारत के पास में वो पैसे आने से भारत को काफी ज्यादा रिलीफ मिलने लगा। भारत के अंदर जो भूखमरी की समस्याएं थी, वो समस्याएं दूर होने लगी। भारत को उस समय पे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि चलो विदेश के जो देश है वो हमारी हेल्प करने में लगे हुए हैं, अगर वो इस तरह से पैसे हमारे को देते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी करके रिलीफ की ओर बढ़ने लगेगी, हमें थोड़ा थोड़ा फायदा होने लगेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय आया 1960 का। 1960 में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, और ये कोल्ड वार के समय से भारत को अपनी तरफ करने के लिए दो देश जद्दोजहद करने में लग जाते हैं, जिसमें एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था अमेरिका। अमेरिका को लगता है कि मैं भारत को अपनी तरफ कर लूं, इसी तरह से यूएसएसआर को लगता है कि मैं भारत को अपनी तरफ कर लूं। अब अपनी तरफ करने के लिए क्या किया जाए, तो भारत को पैसे देना स्टार्ट किया जाए। इन दोनों देशों ने भारत को पैसा देना स्टार्ट किया। भारत को एनजीओ में, भारत के जो चैरिटी संस्थान है उसमें पैसा देना शुरू किया, और ये पैसा देते गए। चर्च वगैरह जो भी थे, इनको इन्होंने भर भर के पैसा दिया। लेकिन भारत किसी के भी तरफ नहीं गया। भारत ने खुद का एक गुट बनाया, जिसे नॉन अलाई मूवमेंट कहा जाता है, जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाता है। भारत दोनों कंट्रियों के साथ में नहीं रहा, क्योंकि हम शुरू शुरू में आजाद हुए थे। हमें ऐसा लगता था कि अगर हम किसी कंट्री की तरफ हो जाएंगे तो हम फिर से गुलामी जैसे सिचुएशन पे चले जाएंगे, और हम किसी भी कंट्री का दबाव हमारे ऊपर लेना नहीं चाहते थे। इसीलिए हमने नॉन अलाई मूवमेंट चलाया और हम किसी कंट्री की तरफ नहीं गए। लेकिन ये दोनों के दोनों कंट्री जो भारत का सपोर्ट चाहते थे कि भारत हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए, भारत को ज्यादा से ज्यादा पैसा देने लगे, भारत के एनजीओ में पैसा देने लगे। और ये चीज भारत को अच्छी लगने लगी, क्योंकि हमें तो पैसों की जरूरत थी। इसीलिए हमारे यहाँ पे एनजीओ बढ़ते गए। शुरू में 10 एनजीओ थे, बढ़कर के 100 हो गए, और इसी तरह से जो एनजीओ बढ़ने लगे उनको ये पैसे देते गए। जैसे ही भारत के पास एनजीओ में पैसे आते गए, भारत की इकोनॉमिक स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी सुधार होने लगी। भारत को जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूरत की चीजें मिलने लगी, और ये चीजें हमें भी अच्छी लगने लगी। फिर दौर आता है 1971 का। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है। भारत पाकिस्तान युद्ध से ये साबित हो जाता है कि भारत दक्षिण एशिया के अंदर एक उभरता हुआ कंट्री है। उसकी ताकत उसकी ताकत, उसकी क्षमता और उसकी इकोनॉमी जो तेजी से ग्रो कर रही है, वो एक ना एक दिन पूरे दक्षिण एशिया के ऊपर राज कर सकती है। तो सारे के सारे कंट्रियों को फिर ये लगने लगा कि क्यों ना भारत को अपनी तरफ कर लिया जाए। अगर भारत को अपनी तरफ कर लिया जाएगा तो पूरे दक्षिण एशिया में आने वाले समय में एक ऐसा कंट्री हमारा दोस्त हो जाएगा, या ऐसा कंट्री हमारा मित्र बन जाएगा, जिसके दम पर हम पूरे साउथ एशिया के ऊपर राज कर सकेंगे।
इसीलिए भारत को अपनी तरफ करने के लिए सारे के सारे कंट्री ने फिर भारत को पैसा देना शुरू किया। भारत के अंदर जो एनजीओ थे उनकी संख्या और बढ़ने लग गई, क्योंकि भारत एक उभरती इकोनॉमी बनने लगा, भारत एक उभरती ताकत बनने लगा था। इसीलिए सारे के सारे कंट्री भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, भारत के अंदर आना चाहते थे और भारत के एनजीओ को पैसा देना चाहते थे। तो भारत के अंदर जो चर्च थे, भारत के अंदर जो चैरिटी संस्थान थे, जो एनजीओ थे, उनको पैसा देना इन्होंने शुरू कर दिया और भारत के अंदर काफी ज्यादा पैसा आने लगा। जो एनजीओ पहले 10 थे, फिर 100 हुए, अब वो 1000 के आसपास हो गए थे। और इन एनजीओ में इतना ज्यादा पैसा फ्लो होने लगा कि भारत कैसे इन एनजीओ के जो आने वाले पैसे हैं उनको रेगुलेट करे, कैसे उनको संभाले, बचाए, कि हम कैसे करके इन पैसों को रेगुलेट कर सके, कैसे करके इन पैसों को जो जहां से आ रहे हैं और कहां पे खर्च हो रहे हैं इन चीजों का अनुमान लगा सके। क्योंकि उस समय पर भारत ने ये नहीं सोचा था कि इन पैसों का यूज भारत के अंदर एक बड़े आंदोलन को जन्म दे सकता है, या भारत के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल है उसको प्रभावित कर सकता है। इंदिरा गांधी ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उस समय पे। लेकिन ये संख्या जब ज्यादा बढ़ती गई तब समय आता है इमरजेंसी का, और इमरजेंसी जैसे ही लगती है तब इंदिरा गांधी को एक चीज समझ में आती है कि ये जो एनजीओ के अंदर आ रहा पैसा है विदेशों से, वो पैसा सिर्फ देश के अंदर वेलफेयर का काम नहीं कर रहा है, वो देश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल भी मचा रहा है, वो देश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी को जन्म दे रहा है जो देश की राजनीति को बदल सकती है, जो तख्ता पलट तक कर सकती है। इस तरह की सिचुएशन जब इंदिरा गांधी को भाप हुई, इंदिरा गांधी ने जब जाना कि ये चीजें कहीं ना कहीं भारत को तोड़ सकती है, अलगाववादी को जन्म दे सकती है, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचा सकती है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए खतरा बन सकती है। अब एनजीओ को बंद तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कुछ एनजीओ अच्छा काम भी कर रहे थे। अगर एनजीओ को बंद कर देंगे तो फिर जो है बगावत छिड़ जाएगी, इसीलिए एनजीओ को बंद नहीं किया जा सकता था। लेकिन एनजीओ के ऊपर लगाम कसने के लिए एक कानून बनाया गया, जब जिसे नाम दिया गया एफसीआरए। तो एफसीआरए की शुरुआत यहां से हुई। इंदिरा गांधी ने कोशिश की कि मैं जो विदेशी चंदा आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा नियम कस सकूं, थोड़ा सा जो है उसके ऊपर लगाम कस सके, पता कर सके कि ये पैसा कितना ज्यादा आ रहा है, इसके लिए कब इसको ऊपर रोक लगाई जा सके। तो इन्होंने लाइसेंस की व्यवस्था की कि लाइसेंस बनाना होगा, ये लाइसेंस जिसके पास होगा उसी एनजीओ के अंदर पैसे आएंगे, किस बैंक के अंदर पैसे आएंगे, पैसे कहाँ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जो रेगुलेटिंग है वो चालू कर दी गई। इसीलिए उसका नाम भी रखा गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 1976, और ये एक्ट 1976 से चालू हो चुका। जैसे ही ये एक्ट 1976 से चालू हुआ उसके बाद में 1991 आता है, और 1991 का समय आपको याद होगा जब देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा हो चुका था, भारत उस समय पे डूबने वाला था। भारत के पास सिर्फ जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 15 दिन का बचा हुआ था। अगर भारत उस समय पे रिवाइव नहीं कर पाता खुद को तो शायद आज इंडिया बच नहीं पाता। बहुत सारे कंट्रियों ने तो ये तक कह दिया था कि इंडिया बर्बाद हो जाएगा, अब इंडिया सर्वाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन उस समय पे अर्थशास्त्री, हमारे जो वित्त मंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भारत को उस सिचुएशन से निकाल करके लाते हैं। इसीलिए मनमोहन सिंह का नाम हमेशा याद रखा जाता है 1991 वाले दौर से। 1991 में भारत ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। भारत ने किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब हमारे यहाँ पे जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां जो नहीं आ सकती थी, वो विदेशी कंपनियों को कुछ उदारीकरण दिया गया इकोनॉमी में, जिसमें कि हमने कुछ लाइसेंस हटा दिए। जो सारी कंपनियों के ऊपर लगे रहते थे वो लाइसेंस हमने रिमूव कर दिए कि आपको लाइसेंस नहीं मिल चाहिए, आप वैसे ही हमारे देश में आ सकते हो। और कुछ ऐसी कंपनियां जो नशे से रिलेटेड थी उनके ऊपर लाइसेंस रखे गए। जब लाइसेंस हटे तो विदेशी निवेश हमारे देश में भर भर के आने लगा, बहुत ज्यादा निवेश आने लगा, बहुत ज्यादा जो कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ पे बनने लगी, और इसी तरह से एनजीओ भी और ज्यादा बढ़ने लगे। ये एनजीओ अब हजारों की संख्या में पहुंच चुके थे। जैसे ही ये एनजीओ हजारों की संख्या में पहुंचे तब कोशिश की गई इनके द्वारा कि अब एनजीओ के ऊपर लगाम कसने के लिए फिर से कुछ नया रेगुलेटिंग एक्ट लाना होगा। और ये रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए कोशिशें की गई कि हम अब नया कानून बनाएं, और ये कानून 1991 में लाने की बात की गई थी, जो 2010 में लाया गया। सोचिए कितना लंबा समय लगा था इस कानून को लाने में। और जब ये कानून लाया गया तो इसमें बदलाव किए गए यूपीए सरकार के अंदर, जिसमें बदलाव ये किए गए कि जो लाइसेंस लंबे समय तक के लिए, यानी कि अगर कोई एनजीओ एक बार लाइसेंस ले लेता था वो पूरे समय के लिए रहता था, तो उसमें बदलाव किया गया कि अब एनजीओ 5 साल के लिए ही लाइसेंस ले सकता है। यानी कि 5 साल के बाद उसको फिर से लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा और फिर से उसको लाइसेंस लेना होगा। एनजीओ के ऊपर लगाम कसना शुरू की गई
कुछ एनजीओ पर विदेशी फंड का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सामाजिक स्थिरता को खतरा होने की आशंका भी जब मंडराने लगी, तब इन जो एनजीओ है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाना शुरू हुआ। साथ ही फंड के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए व जवाबदेही लाने के लिए ये कानून तय किया गया। साथ ही जो संभावित प्रभाव थे वो थे वास्तविक और पारदर्शी एनजीओ को लाभ होगा, जो फर्जी और संदिग्ध एनजीओ है उनके ऊपर लगाम कसी जाएगी, जो विदेशी फंड है उनका दुरुपयोग रोका जाएगा और सामाजिक कार्यों में अधिक जिम्मेदारी से पारदर्शिता लाई जाएगी। इस तरह का काम करने के लिए 2010 में बिल लाया गया, जिसे संशोधन बिल कहा गया एफसीआरए में। तो इस तरह का बिल जब लागू हुआ तो ये भारत के लिए काफी अच्छे की चीजें थी। चीजें चलती रही, कोशिशें जो है आगे बढ़ती गई और ये चीजें ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अब ये जो बिल लाया जा रहा है वो इतना ज्यादा फोर्सफुली क्यों हो रहा है, मतलब लोग क्यों इतना ज्यादा उसका विरोध करने में लगे हुए हैं? ऐसा क्या करने लगी है अब बीजेपी गवर्नमेंट? इसमें तो 2020 में भी कुछ ना कुछ संशोधन करने की कोशिश की गई थी, 2020 में भी ये कानून लाया गया था। लेकिन अब जो ये कानून लाया जा रहा है, क्यों इसका इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा है? मिजोरम के अंदर तो जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पे बैठने में लगे हुए हैं। जो ईसाई मशीनरीज है वो कह रही है कि अब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ये हमारे लिए ब्लैक डे जैसा साबित हो चुका है। इस तरह के काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, गवर्नमेंट अब बिल के अंदर कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है। और बदलाव क्या किया जा रहा है कि जो 5 साल के बाद रिन्यू करवाने को लेकर के रखा गया था कि 5 साल के बाद में एनजीओ जो है वो बिल फिर से रिन्यू करवाएगा, तो वो जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाने के लिए ये टारगेट रख दिया गया है कि अगर मान लीजिए 5 साल के बाद किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो जाता है या लाइसेंस अमान्य कर दिया जाता है या फिर लाइसेंस जो है रीन्यू नहीं हो पाता है, तो उस एनजीओ को या उस एनजीओ के द्वारा जो असेट डेवलप किए गए हैं इंडिया के अंदर या जो असेट बनाए गए हैं, जो संपत्ति बनाई गई है, होता क्या है, मान लीजिए कोई एक एनजीओ है जिसका नाम ए है, उस एनजीओ के द्वारा बहुत सारे असेट बना लिए गए क्योंकि उस एनजीओ के पास में अब तक बहुत सारे पैसे आ रहे थे विदेश से। तो उस एनजीओ ने अब तक बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह बना ली और उसी बिल्डिंग के माध्यम से पूरे जो उसके इलीगल काम है या उसके जो भी काम वगैरह है वो चल रहे हैं। अब उस एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस एनजीओ के पास में कुछ वेद नहीं मिला, उस एनजीओ के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी की जा रही थी जो अलगाववादी को जन्म दे रही थी, इसीलिए उस एनजीओ के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया या वो एनजीओ अब लाइसेंस को जो है रिन्यू नहीं करवा पाया। तो ये जो बिल्डिंग वगैरह थी ये बेसिक की बेसिक फिर से काम कर सकती थी, यानी कि पैसे नहीं आ रहे थे लेकिन जो पैसे के लगा करके संपत्ति अर्जित कर ली गई थी, संपत्ति बना ली गई थी, वो संपत्ति पूरी की पूरी वैसे के वैसे भारत के अंदर काम कर सकती थी। इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरह की संपत्ति चल रही है तो हम कोशिश करेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ये करेगी कि जो एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो चुका है या रिन्यू नहीं हो पाया है, तो उस एनजीओ के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई थी, जो असेट बनाए गए थे इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे असेट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट उसकी जांच पड़ताल करेगी कि उसके द्वारा क्या किया जा रहा था, कहाँ पे पैसे लगाए जा रहे थे, कौन कौन से काम किए जा रहे थे। तो वो सारे के सारे काम जानने के बाद फिर उस एनजीओ को लागू किया जाएगा या उस संपत्तियों को जो है रिलीज किया जाएगा, वरना वो सारी की सारी संपत्तियां भारतीय गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। तो इस तरह का काम अब किया जा रहा है। यही चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही है। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए कोई एनजीओ है, ए एनजीओ, उस एनजीओ के पास में पैसे आ रहे हैं और वो एनजीओ जो है वृद्धाश्रम के लिए काम कर रहा है, शिक्षा के लिए काम कर रहा है, सारे के सारे जो अच्छे काम है वेलफेयर के काम वो करता जा रहा है। लेकिन उस एनजीओ ने छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन किए बिना कुछ एनजीओ बना रखे हैं, जैसे कि बी एनजीओ, सी एनजीओ, डी एनजीओ, इस तरह के छोटे छोटे एनजीओ बना रखे हैं और अलग अलग जगह पे बनाए रखे हैं। वो एनजीओ क्या करता है, इस एक एनजीओ ने लाइसेंस ले रखा है और इन एनजीओ ने कोई लाइसेंस नहीं करके रखा है, तो ये इन एनजीओ को पैसे देता है और ये एनजीओ हो सकता है भारत के अंदर गलत काम करने में लगे हुए हो सकता है कुछ आंदोलन को जन्म देने में लगे हुए हो सकता है कुछ प्रोटेस्टर्स को पैसे देने में लगे हो कि ठीक है आप भारत में ऐसे प्रोटेस्ट करवाइए, भारत के अंदर अलगाववादी को जन्म दीजिए, भारत के अंदर कुछ तोड़ने की कोशिश कीजिए। इस तरह के काम ये सारे के सारे एनजीओ करने लगे हो। ये एनजीओ तो नहीं कर रहा, लेकिन ये एनजीओ ने लाइसेंस नहीं लेकर के रखा हुआ है, ये एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, ये एनजीओ कुछ एनजीओ के नीचे बना दिए गए हैं, तो वो काम कर रहे हैं। तो इन्हीं एनजीओ के ऊपर अब लगाम कसने के लिए भारत सरकार ये जो बिल है वो लेकर के आ रही है, जिसका इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा घाटा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है उसमें पैसे अगर कोई देता है तो वो अमेरिका, जर्मनी और यूके, ये सारे के सारे कंट्री देते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ पे कितने ज्यादा एनजीओ है, कितने ज्यादा एनजीओ आज भारत के अंदर काम कर रहे हैं, कितने ज्यादा एनजीओ को अमेरिका और ये सारे पैसे दे रहे हैं, कौन कौन से कंट्री पैसे दे रहे हैं।
वो सारी चीजें हम जानेंगे। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट अगर लागू हो गया, इसमें बदलाव हो गया, तो जवाबदेही करनी पड़ेगी, इनको जवाबदेही हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए जो ये कोशिशें कर रहे हैं एनजीओ, जो जिसमें कुछ केरल के अंदर चल रहे हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में चल रहे हैं, वो एनजीओ अब बंद हो जाएंगे, जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवा सकेंगे। क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों का कहीं ना कहीं यूज ईसाई मशीनरों के द्वारा इस तरह का किया जा रहा है कि वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, या आप देखिए 1976 से बिल आया था, फिर न्यू एक्ट 2010 में लाया गया, 2020 में इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लिकेंस रूल्स लाए गए, फिर 2022 से 25 के बीच में भी इसमें कुछ सुधार किया गया, और अब 2026 में इस तरह का बिल लाया जा रहा है। और अब क्या किया जा रहा है कि एक ही बैंक रहेगी, यानी कि पैसे किसी भी कंट्री के द्वारा आ रहे हैं वो सिर्फ एक बैंक के अंदर आएंगे और एक ही अकाउंट के अंदर आएंगे। और वो बैंक इन्होंने डिसाइड कर ली कि अब बैंक रहेगी एसबीआई, यानी कि सिर्फ एसबीआई के अंदर ही अगर आपका अकाउंट होगा तो उसके अंदर विदेशी फंड आ पाएगा, वरना आपका विदेशी फंड रुक जाएगा, विदेशी फंड बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि क्यों एक ही चीज रखी गई। जो असेट है वो पूरी तरह से जब्त कर लिए जाएंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, एसबीआई के अंदर आपका अकाउंट होना होगा, जो रिसीव है वो फंड्स करनी होगी, उसके बाद में ऑडिट की जा सकेगी सारे के सारे, बल्कि 5 साल के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन साइकिल है वो हर बार चलाना होगा। अब इस तरह का काम कर दिया गया, आपको अपना लाइसेंस जो है वो हर बार रिन्यू करवाना होगा, वरना आपका जो एनजीओ है वो बंद हो सकता है। अब विपक्ष के द्वारा क्या किया जा रहा है, विपक्ष का कहना है कि सरकार अगर इस तरह का एनजीओ के द्वारा, सरकार अगर इस तरह का बिल लेकर के आ गई तो सरकार एक बड़ा भाई बनकर के बैठ जाएगी, सरकार ही सब कुछ होगी, सरकार जो चाहेगी वो कर सकेगी। लेकिन इसमें गलत क्या है, दूसरी चीज आप देखिए, इनका कहना है कि सरकार के जो आलोचक है वो अगर कोई एनजीओ चला रहे हैं तो सरकार उस एनजीओ को बंद कर देगी, सरकार उसके ऊपर सबसे पहले लगाम कसेगी। ऐसा नहीं, सरकार करेगी अगर कोई एनजीओ लाइसेंस रद्द हो चुका है, रिन्यू नहीं कर पाया है, गलत काम में एक्टिविटी में लिप्त है, तो उस एनजीओ के ऊपर लगाम कसेगी गवर्नमेंट। बल्कि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर गवर्नमेंट लगाम कसने वाली है। दूसरा, इनका कहना है कि आधार कार्ड क्यों लिंक किया जा रहा है, इसमें आधार कार्ड क्यों जरूरी किया जा रहा है। आज तो इंडिया के अंदर हर चीज में आधार कार्ड जरूरी हो गया है, इसीलिए आधार कार्ड लागू किया जा रहा है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट के द्वारा, जो विपक्ष है उसके द्वारा इस तरह के बयान क्या समझ में नहीं आ रहे। दूसरा, विपक्ष कह रही है एसबीआई अकाउंट क्यों लागू किया जा रहा है, क्योंकि अगर एक ही बैंक का अकाउंट लागू रहेगा तो आसान रहेगा ना, सरकार के लिए जान सकेगी कि कहाँ पे पैसे आ रहे हैं, कहाँ पे पैसे जा रहे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट एक ही अकाउंट जो है लाइबिलिटी कर रही है, एक ही अकाउंट को जो है मंजूरी दे रही है, और यही अकाउंट को मंजूरी देना इन लोगों को पच नहीं रहा। अगर बात करें आज भारत के अंदर कितने एनजीओ है, तो भारत के अंदर 5 लाख से ऊपर एनजीओ काम कर रहे हैं, जिसमें 19,000 एनजीओ ऐसे हैं जो अब बंद हो चुके हैं। वहीं 54,000 से ऊपर एनजीओ का जो है सिर्फ पंजीकृत है, लाइसेंस उनका नहीं है, और 14,000 से ऊपर ऐसे एनजीओ है जिनका लाइसेंस है। तो सोचिए, सिर्फ 14,000 एनजीओ जिनका लाइसेंस है, 54,000 एनजीओ ऐसे हैं जिनका लाइसेंस ही नहीं है, सिर्फ पंजीकृत है। तो उन एनजीओ के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, एनजीओ क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, कहाँ से उनके पास पैसे आ रहे हैं, किस काम के लिए वो पैसे को यूज कर रहे हैं, कितने पैसे उनके बच चुके हैं, कहाँ कहाँ पे उन्होंने संपत्ति जो है अर्जित कर ली है, पूरा काम जो है ऑडिट किया जाएगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो यही चीज अब लागू की जा रही है जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर देखें सबसे ज्यादा एनजीओ कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा एनजीओ है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत में इतने ज्यादा एनजीओ है। फिर वहीं आप मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से हैं उसमें भी आप एनजीओ देख सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा जो दक्षिण भारत के अंदर प्रोटेस्ट कब सबसे ज्यादा चल रहा है, इस चीज को लेकर के कह रहे हैं कि हम जो नया एफसीआरए कानून लाया जा रहा है उस कानून को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गया तो इनके जो मंसूबे हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे मंसूबे इनके फेल मार जाएंगे। इसीलिए ये कोशिशें कर रहे हैं बंद करने के लिए। ये देखिए कुछ कंपनियां हैं इस तरह की जिसके अंदर ये एनजीओ के नाम पर रजिस्टर्ड है, हालांकि इसमें सारी की सारी बुरी नहीं है, कुछ अच्छे काम भी कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है, वर्ल्ड, ये देखिए आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चला रही है, इस तरह का कुछ काम कर रही है जो अच्छे हैं, सारे के सारे खराब नहीं है। लेकिन कुछ एनजीओ खराब है, जिसमें आप देखिए मिजोरम के अंदर जो कांग्रेस है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि ये तो हमारे लिए ब्लैक डे हो जाएगा। या आप देखिए मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी, जिसे एमपीसीसी कहा जाता है, उसके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हम धरने पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे अगर इस तरह का कानून लागू होगा। मतलब अभी सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल तोड़वाया गया, अब दूसरा भूख हड़ताल तोड़वाइए, दूसरा भूख हड़ताल चालू हो रहा है देश के अंदर। तो ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, अब देखिए क्यों,
क्योंकि समस्या ये हो रही है कि सिर्फ भारत के अंदर ही ये बिल थोड़ी ना लागू हो रहा है, भारत के अलावा पहले ही सारे के सारे कंट्री ये बिल लागू करके रखे हुए हैं। आप चाहे यूनाइटेड किंगडम देखिए, यूनाइटेड स्टेट देखिए, कनाडा देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, यूरोपीय यूनियन देखिए, और यही वो सारे के सारे कंट्री है जो भारत के अंदर पैसा देते हैं। यूएसए, यूके, जर्मनी, चीन, कनाडा, यूएई, ये सारे के सारे कंट्री भारत के अंदर एफसीआरए के माध्यम से फंड देते हैं, और ये सारे के सारे कंट्री ने अपने यहाँ पे ये बिल है वो लागू करके रखा हुआ है। अगर भारत ये बिल लागू कर रहा है तो इन कंट्रियों को प्रॉब्लम हो रही है। बस समस्या यहीं पर उत्पन्न हो रही है। अब अगर भारत ये बिल लागू कर देता है तो प्रॉब्लम तो होगी। देखिए, अगर कुछ अलगाववादी को जन्म देने वाले कंट्री, देखिए हम ये जानते हैं भारत को तोड़ने की बहुत कोशिशें की जा रही है शुरू से ही। भारत के पड़ोसी देश में बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सब जगह पे तख्ता पलट किया जा चुका है। सब जगह पे लिंक हो चुका है कि अमेरिका और ये सारे के सारे कंट्रियों के द्वारा इस तरह के पैसे दे करके इन एनजीओ के माध्यम से इनको फंड किया जाता था, और ये सारे के सारे इसीलिए आज इतने आगे निकल चुके। तो भारत के अंदर भी ये कुछ ना कुछ इसी तरह की एक्टिविटी करवाना चाह रहे, लेकिन भारत इनको लगाम कसने में लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो होगी, इसीलिए इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। आप जरूर बताइएगा एफसीआरए भारत के लिए सही है या गलत है, एफसीआरए सरकार को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।